नमस्कार। सर्वप्रथम मैं रामानुज कॉलेज के ये दो दो साप्ताहिक 2 वीक्स रिफ्रेशर कोर्स में बुलाने के लिए मैं रामानुजन कॉलेज के आदरणीय प्रिंसिपल अग्रवाल साहब का, कार्यक्रम के संयोजक अनुपम कुमार जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण 2 वीक रिफ्रेशर कोर्स में एडवर्टाइजिंग थीम्स एंड पर्सपेक्टिव विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान किया। तो बिना किसी औपचारिकता के यदि हम ये जानना चाहें कि एडवर्टाइजिंग है क्या, ये कैसे काम करता है और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और इसमें रोजगार के अवसर क्या हैं, इन सब पर प्रारंभ करने से पहले मैं आपको महाभारत की एक कहानी सुनाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, खास करके उसका जो भाग है गीता, उसमें अर्जुन और कृष्ण का जो संवाद है, यदि हम उसको समझ लेते हैं तो मुझे लगता है विज्ञापन के एक तरह से जो मंत्र है, मंत्र ऑफ एडवर्टाइजिंग, उसको आप पूरी तरह से समझ जाएंगे, इसकी थीम्स को और इसके कॉन्सेप्ट को कि विज्ञापन कैसे काम करता है। जैसा कि आप सबको विदित है, जब महाभारत का युद्ध लगभग सुनिश्चित हो चुका था, तो यह अंतिम निर्णय लेना था कि कौन किसकी तरफ होगा। यह बात पूछने के लिए एक तरफ कौरवों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे दुर्योधन और पांडवों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन। यह सुनिश्चित करने के लिए जब ये शर्त रखी गई कि इस बात का फैसला पार्थ अर्थात कृष्ण करेंगे, तो ये निर्णय लेने के लिए सर्वप्रथम दुर्योधन कृष्ण के यहाँ गए और जब वहां उनके घर पर, कृष्ण के घर पर दुर्योधन पहुंचे तो कृष्ण सो रहे थे। तो कृष्ण को सोता हुआ देख करके दुर्योधन उनके सिरहाने की तरफ बैठ गए और इसके थोड़ी ही देर बाद अर्जुन जब वहां पर उपस्थित हुए तो उन्होंने देखा कि पार्थ अर्थात कृष्ण सो रहे हैं, तो वो उनके पांव की तरफ बैठ गए और उनके जागने का दोनों इंतजार करने लगे। जब कृष्ण की नींद खुली तो जैसे ही नींद खुलती है तो उनको अपने सामने अर्जुन दिखाई देते हैं, जो उनके पांव की तरफ बैठे थे। तो आंख खुलते ही उन्होंने पूछा, हाँ अर्जुन बताइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। अर्जुन कुछ बोलते इसके पहले ही दुर्योधन बीच में बोल पड़े कि महाराज, यहाँ पहले मैं आया था, इसलिए मांगने का हक मेरा है, आप अर्जुन को पहले अवसर नहीं दे सकते। कृष्ण मुस्कुराए, जैसे पूरे भगवत गीता में वो बहुत सारी समस्याओं का समाधान मुस्कुराहट के साथ दे देते हैं। मुस्कुराए और दुर्योधन की तरफ मुखातिब हुए और कहा, ठीक है दुर्योधन, मांगो आपको जो मांगना है। दो तरह की सेनाएं बटी हुई थी, एक तरफ भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कर्ण थे, ऐसे करके 11 सेनाएं, जो जिसमें ज्यादा लोग थे, सेनापति लोग। दुर्योधन ने मांगा कि सब बलशाली यदि हम एक तरफ ले लेंगे तो बहुत आसानी से हम ये युद्ध महाभारत का जीत जाएंगे। तो दुर्योधन ने वही मांगा जो उनकी इच्छा थी। तो कृष्ण मुस्कुरा के बोले, तथास्तु, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा और तुम वो सेना ले लो। इसके बाद अर्जुन की तरफ अपनी दृष्टि घुमाई
और कहा, यस अर्जुन, आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। अर्जुन ने बिना कुछ बोले ही कह दिया कि पार्थ, कृष्ण, आप जिधर हैं बस वही मुझे चाहिए था। हम चाहते हैं कि हमारे रथ के जो सारथी बने, जो हमारा रथ चलाए, वो आप हों, और जो निर्णय लेंगे आप, वो हमेशा उचित निर्णय लेंगे। तो इस तरह बिना मांगे अर्जुन को कृष्ण मिल गए और एक तरफ पूरी कौरवों की बड़े-बड़े सेनापतियों की सेना मिल गई। इसके बाद आप पूरा महाभारत का युद्ध में देखते हैं कि कैसे एक-एक सेनापति कृष्ण के इशारे पर धराशायी होते चले जाते हैं। और अंततः पांडव जो है ये निर्णायक युद्ध जीत जाते हैं। ये कहानी सुनाने का पूरा मतलब मेरा यही था कि ये जो विज्ञापन है, विज्ञापन का जो ब्रांड फैक्टर है, जिसमें ब्रांड की जब हम बात करते हैं तो एक गुणवत्ता होती है, एक सच्चाई होती है, एक निरंतरता होती है, एक सनातनता होती है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे सत्य भी होता है। हालांकि आम बोलचाल में हम ये बोलते हैं कि विज्ञापन वही है कि जो गंजे आदमी को कंघी बेच दे, वही विज्ञापन है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच गए विज्ञापन वाले लोग। तो इस तरह की परिकल्पना में भी ले जाते हैं। लेकिन सच्चाई का दूसरा पहलू यह भी है कि कोई भी ब्रांड जब तक लंबे समय तक अपनी सत्यता, गुणवत्ता और सच्चाई को बरकरार नहीं रखता है, तो वह विज्ञापन बहुत ज्यादा अपना ब्रांड और ब्रांड इक्विटी का निर्माण नहीं कर पाता। जैसा कि कहीं ना कहीं इस महाभारत के युद्ध में पूरी तरह कृष्ण जिधर थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो ये जो पूरा श्लोक है यदि आप देखें तो ये अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई थी। एक कमजोर और झूठे के खिलाफ सत्य की जीत थी। ब्रांड में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, कुछ मिथ जरूर डाले जाते हैं, क्योंकि बिना मिथ के कोई भी विज्ञापन बन नहीं सकता। लेकिन एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक है विज्ञापन में, वो है कि सत्यता और गुणवत्ता जिसकी तरफ है, जिस ब्रांड की तरफ है। जैसे आप देख लीजिए कि यदि कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और जितना कमिटमेंट करता है सर्विस नहीं दे पाता, तो वो ब्रांड बहुत दिनों तक नहीं चल पाता। आपने पैकेजिंग बहुत अच्छी की, सब कुछ अच्छा कर दें, कई बार सैमसंग वर्सेस यदि हम दूसरे जो वीवो और इस तरह के मोबाइल आ गए हैं ओप्पो टाइप से, तो एप्पल आईफोन का प्राइस 4 गुना 5 गुना ज्यादा होती है। लेकिन तब भी बाजार में एक तरह से कहीं ना कहीं उसने परसेप्शन क्रिएट कर लिया है, एक विश्वास जीत लिया है कि ये जितने छोटे सेगमेंट के फोन हैं उनसे बहुत बेहतर आईफोन या सैमसंग का मोबाइल होता है। ये कहीं ना कहीं ये जो बाजार में इनकी जो रीच होती है, इनकी जो पहुंच होती है, इनकी जो ताकत होती है, और सर्वश्रेष्ठ बने रहने के पीछे जो इनकी गुणवत्ता होती है, वही बाजार में इनको आगे ले जाती है। अब विज्ञापन के यदि हम अगले चरण में जाएं, तो विज्ञापन है क्या, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। विज्ञापन काम कैसे करता है? तो विज्ञापन के पूरे थीम्स को और थ्योरी को समझने के लिए हम चार्ल्स कूले द्वारा प्रतिपादित एक मॉडल को यहां आपको समझाना चाहेंगे, जिसको आइडा मॉडल हम लोग कहते हैं।
आइडा 4 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एक्शन, दूसरा है, पहला है सबसे बड़ा होता है अटेंशन क्रिएट करना। दूसरे नंबर पर यदि अटेंशन आप ग्रैब कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं आप अपने संभावित उपभोक्ता और ग्राहक को, तो इंटरेस्ट पैदा करते हैं आप, उस पर रुचि पैदा करते हैं। और रुचि जब पैदा हो जाती है तो डिजायर, कुछ पाने की इच्छा हो जाती है। जब इच्छा पैदा हो जाती है तो आप जो है बाजार पे उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। अब उत्तेजित कैसे करते हैं? सबसे पहले अटेंशन कैसे ग्रैब करते हैं? तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि कोई भी ब्रांड हो, एक कमोडिटी की तरह मॉडलों का यूज करता है, सुंदर लोगों का यूज करता है, और वो सुंदर लोग जो है कहीं ना कहीं एक मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव होता है कि कोई भी सुंदर प्रकृति हो, व्यक्ति हो, उसकी तरफ अनायास ही आकर्षित हो जाता है। इसी तरह महिला मॉडल को अधिकतम विज्ञापन यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट हैं उपयोग करते हैं। यदि उनको उपयोग नहीं करते हैं तो कोई बड़े सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उपयोग करते हैं। यदि सेलिब्रिटी को नहीं तो हम विज्ञापन में कहते हैं अटेंशन क्रिएट करने के लिए कि कुछ ऐसा होर्डिंग लगा देंगे जिसको हम ईव टीचर कैंपेन विज्ञापन की भाषा में कहते हैं। जैसे बॉम्बे की सड़कों में एक समय खूब चला था, डीएनए पूरे बोर्ड में लिख दिया गया, होर्डिंग में डीएनए। अब हम लोग जब बॉम्बे रहते थे तो पूछते थे ये डीएनए है क्या? तो 1 महीने तक, 2 महीने तक ये बोर्ड लगा रहा। या इसी तरह एक और संदेश आया था, बलबीर पासा को एड्स होगा क्या? ये बोर्ड 1 महीने तक बॉम्बे की सड़कों पे लगा रहा, तो वर्ड टू माउथ एक तरह से कम्युनिकेशन हुआ और पूछा गया कि सब एक दूसरे से पूछते रहे ये बलबीर पासा है कौन। जब एक तरह से लोगों के मन में किसी को जानने के प्रति जिज्ञासा पैदा हो जाए, तब आप 1-2 महीने बाद उसी बोर्ड में लिखें जहां पे बलबीर पासा को एड्स होगा क्या, तो उसी के नीचे लिखें यदि आपको बलबीर पासा नहीं बनना है तो भारत सरकार के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा मुफ्त में दिए जा रहे कंडोम का उपयोग कीजिए। या डीएनए की जैसे हम बात की, तो 2 महीने बाद यही अटेंशन ग्रेड कर लिया कि यदि आप कंप्लीट न्यूज जानते हैं तो डीएनए एक समाचार पत्र था जिसको डेली न्यूज एनालिसिस के नाम से जाना जाता था। अभी भी वो समाचार पत्र काफी बॉम्बे में फेमस है, जिसको भास्कर ग्रुप और जी न्यूज ने एक साथ लॉन्च किया था। तो विज्ञापन का काम है पहले अटेंशन ग्रैब करना। दूसरा उदाहरण यदि हम, तो आप कई बार मॉल विजिट करते होंगे, मॉल के एक कोने पे आप म्यूजिक चल रहा होगा, कुछ लोग वहां पे नाच गा रहे होंगे और सबको अपनी तरफ बोल रहे होंगे कि आइए आइए, और एक गेम आपको खिलाते हैं, और वहां पे फ्री ट्रायल के नाम पे चाय या कॉफी भी रखी होगी जो आपको मुफ्त में दी जाएगी और उसको बोला जाएगा ये मसाला टी है। तो वहां म्यूजिक के साथ वो प्रोडक्ट का रखा होना एक तरह से कंज्यूमर को पहली बार ट्रायल कराना है, आकर्षित करके उनको अपनी तरफ लाना है, और लाने के बाद आप उसको अपने प्रोडक्ट को ट्रायल कराना है फ्री ऑफ कास्ट में। और आपको यदि टेस्ट लग गया कि ये मसाला चाय बहुत अच्छी है, इसका मतलब आप दूसरे चरण में पहुंच गए, आप उस पर इंटरेस्ट लेने लगे, और इस तरह के फ्री ट्रायल में आप ऑफर प्राइस में वो बोलेंगे कि यदि हम मार्केट में जाएंगे तो 300 रुपए का ये चाय की ब्रांड मिलेगी, हम आपको यहाँ 100 रुपए में दे रहे हैं स्पेशल प्राइस में, क्योंकि लॉन्चिंग ऑफर है। तो आप जो है रुचि लिए, तो फिर जब रुचि लेते हैं तो डिजायर पैदा होती है, और एक यदि आपने उस चाय को 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर पी लिया तो आपको लगेगा बहुत रिफ्रेशिंग चाय है, तो अगली बार भी आप वही खरीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप
डिजायर आपके मन में उस चाय को पीने की हो पैदा हो गई है। जब इस तरह पैदा हो गई तो बाजार में जब देखा एक सर्वे के माध्यम से कि लोग इसको खरीदने लगे हैं, तो बाजार में प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये पूरा जो एक सिस्टम चलता है विज्ञापन में, तो उसका पहला फोकस जो होता है, ध्यान होता है, किसी भी वस्तु या उत्पाद के प्रति आकर्षण पैदा करना। आकर्षण अपनी तरफ खींचने के बाद उसमें रुचि पैदा करना। रुचि पैदा होने के बाद जैसे बिग बाजार देता है कई बार कि पुराना दो नया लो, सप्ताह का सबसे सस्ता दिन बुधवार, या स्वतंत्रता दिवस के आसपास वो ऑफर करते हैं, या साल का सबसे सस्ता दिन। ये इस तरह करके आपको अपनी तरफ, जैसे कई बार ऑफर आते हों बिग बास्केट में या फ्लिपकार्ट में, आप आजकल मोबाइल में देखते होंगे कि 1 रुपए किलो आलू प्याज खरीदिए, या इस प्रोडक्ट का जो है 1 किलो घी 1 रुपए में ले जाइए। तो बेसिकली वो साइट की अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ प्रोडक्ट को वो बहुत कम रेट पे लग लेते हैं, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई दूसरा प्रोडक्ट चिपका होता है, जिसको एम्बेडेड हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। और आप जो है एक लेने के, सस्ता लेने के चक्कर में 4 प्रोडक्ट और खरीद लेते हैं। तो ये पूरा विज्ञापन का एक खेल होता है जिसको हमें समझने की जरूरत है। फिर अब विज्ञापन के उद्देश्य क्या होते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। विज्ञापन के 4 सामान्य ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं, जिसको मूलतः पढ़ाया जाता है हमें क्लास वर्क में। और ये होता है, सबसे पहला सामान्य ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं इन्फॉर्म करना, सूचित करना। किसी भी विषय, वस्तु, उत्पाद और सेवा को जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना देने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको हम सामान्य उद्देश्य का पहला चरण मानते हैं। उदाहरण के लिए, सरकारी संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले सभी विज्ञापन मूलतः सूचना देने वाले होते हैं। उदाहरण जैसे सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही। ये इस तरह के विज्ञापन जो हैं, यदि आपको मलेरिया और इस तरह की कोई बीमारी है, तो आप सरकारी अस्पताल में जाकर के मलेरिया का टीका ले सकते हैं या दवाई ले सकते हैं। तो समाज कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इस तरह की जितने भी संस्थान हैं, वो सूचना से संबंधित जो विज्ञापन देते हैं, उसको हम इस श्रेणी के विज्ञापन में मानते हैं। दूसरा है परसुएट करना, या किसी भी चीज के लिए अपनी तरफ आकर्षित करना। ये भी आइडा के जो है अटेंशन का दूसरा फॉर्म है, जिसका है परसुएशन, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। जैसे हमने बोला फ्रीडम सेल ऑफर, 50% प्लस 40% सेल। अब जब आपको लगता है कि एक प्रोडक्ट जिसकी प्राइस जो है आपको 500 रुपए है, वो 50 प्लस 40% सेल है, तो उसका लगभग हमें कितने सस्ते में प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपके पहले दिमाग में आएगा, जिसको हम न्यूरो मार्केटिंग भी कहते हैं, कि 100 रुपए की चीज 90 रुपए में मिल रही है। तो आप उसकी तरफ अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं और उस सामान को खरीदने के लिए आप आगे चले जाते हैं, बढ़ जाते हैं। फिर तीसरा है रिमाइंड करना, स्मरण दिलाते रहना। इस उद्देश्य में यह शामिल होता है कि विज्ञापन में कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट, जो दिखेगा वो बिकेगा।
इसीलिए किसी भी उत्पाद को कंज्यूमर की या ग्राहक की नजरों से यदि आप बाहर हो गए तो इसका मतलब आप कंज्यूमर के दिमाग में या उनकी स्मृति से आप बाहर हो गए। तो इसीलिए चाहे पेप्सी हो या कोक हो, गर्मी का मौसम नहीं होता, क्रिकेट का मैच होता है, तो भी वो अपना इस तरह के मैचों को स्पॉन्सर करती रहती है, क्योंकि उनको पता है यदि पब्लिक की नजरों से हम ओझल हो गए तो हमारा प्रोडक्ट बेकार हो गया। तो वो पब्लिक की स्मृतियों में बने रहने के लिए अपने प्रोडक्ट को बराबर जो है रिकॉल करने के लिए दिखाते रहते हैं अलग अलग माध्यमों से। और चौथा जो सामान्य उद्देश्य है वो है रेनफोर्स करना। रेनफोर्स करने मतलब विवश करना। अब विवश कैसे किया जाता है ये समझने की जरूरत है। अब क्या है, आप गए एक डिपार्टमेंटल स्टोर में, जनरल ग्रॉसरी में, टूथपेस्ट के बहुत सारे ब्रांड रखे हुए हैं। अब आप एक कंज्यूमर जो मिडिल क्लास का कंज्यूमर है, जो हाई क्लास का नहीं है, अब वो देखता है पेप्सोडेंट लेगा, क्लोजअप लेगा, कोलगेट लेगा, दंत कांति लेगा, ऐसे बहुत सारे होगा, वहां ब्रांड होंगे। और उसी पेस्ट के बीच में एक का प्राइस 90 है, एक का 70 है, एक का 60 है, एक का 40 है, और 40 वाले के साथ 2 टूथब्रश भी फ्री है। तो मिडिल क्लास क्या बोले सोचता है कि हमें पेस्ट का पेस्ट मिल रहा, 2 टूथ ब्रश भी मिल रहे हैं 40 रुपए के, तो सबसे ज्यादा जो है हमें फायदे का सौदा कौन सा समझ में आता है, जो हमें टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश भी दे रहा है। तो 60 टू 70% यदि ब्रांड कॉन्शियस कंज्यूमर नहीं है तो वो सस्ते वाले सामान को लेकर चलाएगा, क्योंकि मध्य वर्ग का जो बाइंग हैबिट होता है वो क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी पे को ध्यान में रख करके ज्यादा खरीदता है, और फायदा जहां उसको ज्यादा लगता है वो जो है हमेशा इस बात को ध्यान में रखता है, उस चीज की तरफ जो है आकर्षित हो जाता है। तो ये कई बार हम सोच कर जाते हैं कि इस ब्रांड का लेंगे, लेकिन जब आप ऑफर देखते हैं तो जो जैसा कि मैंने पहले कहा, न्यूरो मार्केटिंग में आप न्यूरो का मतलब है आपके मस्तिष्क, नर्वस सिस्टम को जो आपको अपने ऑफर के द्वारा तोड़ दे या विवश कर दे खरीदने के लिए, उसको हम विज्ञापन की भाषा में बोलते हैं रेनफोर्स करना किसी भी उत्पाद के प्रति। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, विशेष तरह के उद्देश्य जो होते हैं, सबसे पहले जड़ मन को तोड़ना। कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, मान लीजिए अब जब जियो बाजार में आया था सबसे पहले, तो वो उसने फ्री डाटा दिया लोगों को, फ्री में मोबाइल 6 महीने दे दिया। पहले लोगों के मन में ये फ्री फोन और फ्री डाटा का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जियो जब मोबाइल लॉन्च करता है तो 6 महीने लोगों को आपने देखा होगा कि फ्री में आपको कनेक्शन देता है, फ्री डाटा देता है, धीरे धीरे क्या है आपको एक आदत बना देता है, लत पैदा कर देता है ब्राउज करने का, यूट्यूब देखने का, वीडियो देखने का। और जब 6 महीने बाद आपको लगता है कि अब हम इसके आवश्यक अंग बन गए हैं, हम इसके बिना जी नहीं सकते, तो वो एंड्रूज ट्रायल करता है कि 199 में आप हमारा सिम खरीदिए और तब हम 6 महीने और आपको फ्री ऑफर देंगे। तो जिनको आदत लग गई थी वो 199 में एक तरह से उस ऑफर को खरीद लेते हैं। अब जब 1 साल हो जाता है, आदत आपके जीवन का अंग बन गया होता है, हिस्सा बन गया होगा है, आपके मस्तिष्क और में सवार हो चुकी होती है, तो फिर आप जो है वही जो पैकेज है, वही डाटा जो है इंटेंसिफाई अर्ज में बदल जाता है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो आप 399 का मिनिमम एक तरह से जो पैकेज है रिलायंस का, वो लेने के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो इस तरह से विज्ञापन एक चरणबद्ध तरीके से आपके दिमाग के साथ खेलता है और खेलते खेलते आपको कब अपना उसका उपभोक्ता बना लेता है। क्योंकि आज अब हम देखते हैं कि जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल, और जब सोने जाते हैं तो यदि आपका लाइक आ जाता है, एक मैसेज आता है, आ जाता है, तो उसके बिना आप पूरा नहीं सोते। और कई लोग तो इतने ज्यादा लत के शिकार, आदत के शिकार हो जाते हैं कि रात को नींद खुलती है तो पहले मोबाइल देखते हैं अंधेरे में। इस तरह विज्ञापन एक चरणबद्ध ढंग से, जैसे यूट्यूब पहले मनोरंजन के लिए आया, फिर लोग वो अपना उसमें कुछ डालने लगे, फिर फेसबुक इसी तरह आया, अब धीरे धीरे जीमेल, फेसबुक, यूट्यूब, जब आपके आवश्यकता, आपकी नीड बन गई, तो वो धीरे धीरे चार्ज लेने लगते हैं। तो बेसिकली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विज्ञापन का यही होता है। फिर मेंटेन प्रेफरेंस। मेंटेन प्रेफरेंस में जैसे मैंने अभी पिछले उसमें उदाहरण में बताया कि 4 प्रोडक्ट रखे हैं। एक है उसमें सेगमेंटेशन, हम इसको बोलते हैं कि डिफरेंट तरह के लोगों को डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट देना। तो आईफोन जो है एलीट क्लास या रिच क्लास का एक तरह से सेगमेंट हो गया, तो उनका अलग ब्रांड होगा। फिर मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास का सैमसंग टाइप से मोबाइल हो गया, उनका अलग क्लास होगा। और उससे भी नीचे आप वीवो और ओप्पो में चले जाइए, शियोमी में चले जाइए, ये प्रोडक्ट हो गए। और इससे भी सस्ता बहुत सारे फोन यदि बाजार में होंगे जो 1-2 हजार के भी मिलते हैं, लावा वावा टाइप से। तो ये इस तरह से उसमें कंज्यूमर मार्केट में सब तरह का लोग होता है, बायर होता है, तो इसी तरह का प्रोडक्ट उसको दिया जाता है। और इन सबको बनाए रखने के लिए सबसे पहले एम्बियंस तैयार, वातावरण तैयार करना, इसको मैं आगे बताऊंगा। फिर वातावरण तैयार करने के लिए फिर उसको इमेजिन में ले जाते हैं। इमेजिन में ले जाने के बाद, जैसे हमने पहले कहा, इंड्यूस स्टाइल के माध्यम से आपके हैबिट को चेंज करते हैं। जब हैबिट चेंज हो जाती है तो उसके प्रति आप में एक एक्सेप्टेंस तय हो जाता है, स्वीकार्यता हो जाती है। कई बार आप ब्रांड कॉन्शियस हो जाते हैं, जो हम महाभारत के किस्से से शुरू करेंगे कि आपके लिए सैमसंग ही सब कुछ है या कि आईफोन ही सब कुछ है। तो कई बार आप एक ही रेंज के, चाहे वो आप टेलीविजन लेंगे, आईफोन लेंगे, आईपैड लेंगे, लैपटॉप लेंगे या मोबाइल लेंगे, तो आप उसके नीचे, एप्पल के नीचे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसमें बिल्ड एक्सेप्टेंस बन गया कि दिस इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्रोडक्ट टू विच, जो हमारी डिमांड को पूरा कर सकता है। अब इसको जानने के बाद हम ये जानेंगे कि विज्ञापन की परिभाषा क्या होती है। हम बहुत सारी यहाँ परिभाषाएं आपको नहीं बताएंगे, लेकिन 2 छोटी-छोटी परिभाषाओं के माध्यम से हम इस पूरे अवधारणा को, विज्ञापन की थीम्स को बताने की कोशिश करेंगे। रसल कूले का ही एक विज्ञापन है, डैगमार। तो इसमें रसल कूले साहब बोलते हैं, डैगमार का फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। अर्थात विज्ञापन के परिणामों को मापने के लिए विज्ञापन के लक्ष्यों को प्राप्त करना ही विज्ञापन कहलाता है। ये चीजें थोड़ा कठिन है समझने के लिए, इसको बहुत आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करें तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो भाग है एक विज्ञापन, तो मार्केटिंग में हम ये कहते हैं कि कोई भी विज्ञापन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो अपनी लागत से 6 गुना ज्यादा प्रॉफिट या लाभ ना दे। मतलब यदि आपने किसी प्रोडक्ट के विज्ञापन के लिए 5,000 रुपया खर्चा किया है, तो वो विज्ञापन यदि आपको 30,000, 6 गुना मैंने जैसे कहा, 30,000 कमा करके नहीं देता है, तो वो विज्ञापन सफल नहीं माना जाता है।
इसीलिए कहा गया है यहाँ पे डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। मतलब विज्ञापन एक निश्चित लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है और उसका लक्ष्य होता है एक सर्टेन प्रॉफिट या लाभ तक पहुंचना। यदि वो उस लाभ तक नहीं पहुंच पाता, रिजल्ट नहीं दे पाता, परिणाम नहीं दे पाता, तो उस विज्ञापन को एक उचित विज्ञापन या सही विज्ञापन हम लोग नहीं मानते। तो इसीलिए विज्ञापन के पीछे लाभ का एक गणित भी, फार्मूला भी छुपा होता है, जिसको हम मीडिया प्लानिंग से लेके मार्केटिंग स्ट्रेटजी से लेके सेल्स तक सब उसमें इंक्लूड होता है। उन सबको ध्यान में रख करके विज्ञापन बनाए, इसीलिए इसको डैग मारना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे साधारण परिभाषा है विज्ञापन की, उसको कहा जाता है जो प्रिंट मीडिया में सेल्समैनशिप का काम कर दे, उसे विज्ञापन कहते हैं। जैसे आज का समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक लिफलेट हमारे यहाँ आया, उसमें 7-8 प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे प्याज, टमाटर, आलू, ये सब चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें थी, इवन काजू और कुछ कुछ प्रोडक्ट और थे, जो 1 रुपए पर केजी के हिसाब से 8 प्रोडक्ट उन्होंने आज के लिफलेट में अपने डाल दिया। अब मार्केट प्राइस यदि 1 किलो प्याज की है 30 रुपया और एक डिपार्टमेंटल स्टोर 7-8 प्रोडक्ट को आपको 1 रुपए में, लेकिन लिमिट लगा दिया कि मैक्सिमम आप 2 किलो ही खरीद सकते हैं, तो आपने 4 प्रोडक्ट लेने के लिए जरूर वहां पर जाएंगे। 1-1 रुपए में 4 चीजें मिल रही हैं। अब जब वहां तक ले जाने में, खींचने में, वो अटेंशन क्रिएट करने में सफल रहा, ये एक छोटा सा विज्ञापन जो आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, जो समाचार पत्रों में आया है, अपने यहाँ तक बुलाने में सफल हो जाता है, तो कोई व्यक्ति यदि वहां तक जाएगा तो सिर्फ 1-1 रुपए में 4 चीज नहीं खरीदेगा, बल्कि उसके साथ और भी कुछ कंडीशन होगी कि इतने तक आप खरीद लेंगे तो आपको ये बेनिफिट और मिल जाएगा। तो आप 4 खरीदने जाएंगे, 14 लेकर आज चले जाएंगे, तो विज्ञापन इसी तरह का एक तरह से परसुएट करता है, जैसे सेल्समैन एक के बाद एक ऑफर आपको देकर के अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। विज्ञापन का काम भी वही है। इसको हम विज्ञापन की भाषा में क्रॉस सेलिंग कहते हैं कि लक्ष्य कंज्यूमर का, उपभोक्ता और ग्राहक का कुछ और है, लेकिन उसके माध्यम से आप दूसरी चीजें जब बेचने में सफल होते हैं तो वो विज्ञापन अपना काम सही ढंग से कर लिया होता है। अब विज्ञापन का पूरा एलिमेंट्स तब तो कैसे काम करते हैं, विज्ञापन काम कैसे करता है, इसको बनाया किस हिसाब से जाता है, इसको हम 5M थ्योरी भी कहते हैं विज्ञापन की भाषा में। ये हमें जानने की जरूरत है। तो इसीलिए जब कोई विज्ञापन बनाया जाता है तो सर्वप्रथम 5M थ्योरी में होता है मिशन, उद्देश्य, दूसरा है मनी, कितना पैसा खर्चा करना है किसी भी विज्ञापन को बनाने या देने के लिए, तीसरा मैसेज क्या देना है, चौथा कौन से माध्यम से देना है, प्रिंट मीडिया में देना है, इलेक्ट्रॉनिक में देना है, आउटडोर मार्केट बोर्डिंग में देना है, या सोशल मीडिया में देना है। तो ये सब निर्णय पहले किए जाते हैं, जिसको हम मीडिया प्लानिंग भी कहते हैं विज्ञापन का। और जैसे मैंने डैगमार में कहा कि ये 4 चीजें होने के बाद यदि हम एक विज्ञापन इतने रुपए, 1000 रुपए या लाख रुपए या करोड़ रुपए का देते हैं, तो उससे हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, वो मेजरमेंट का पार्ट हो जाता है। इसीलिए पूरे एलिमेंट्स को जो है विज्ञापन के हम 5M के माध्यम से जानते हैं। तो पहला है जो उद्देश्य होता है, मिशन जो होता है, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है कि विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, ये हमें किसके लिए बनाना है, कौन से एरिया के लिए बनाना है। यदि किराना मंडी एक मोहल्ले में चल रहा है, मान लीजिए दिल्ली के लाजपत नगर या साउथ एक्स के किसी मोहल्ले में, अर्जुन नगर में एक किराना मंडी
अपना विज्ञापन लिफलेट और ब्रोशर के माध्यम से देना चाहता तो उसका टारगेट ऑडियंस जो बायर है वो लिमिटेड होगा, लाजपत नगर और अर्जुन नगर तक के लोगों के लिए होगा। लेकिन जब फ्लिपकार्ट या अमेजन जब उसी विज्ञापन को देगा तो उसका ऑब्जेक्टिव दूसरा होगा कि दिल्ली एनसीआर के सभी जो कंज्यूमर है वो उसके एक तरह से उसके टारगेट ऑडियंस हो जाएंगे, कंज्यूमर हो जाएंगे, तो उसका उद्देश्य दूसरा और होगा। तो जो अर्जुन नगर या लाजपत नगर में पैसा लगाएगा उसका तो वो अपने एरिया के हिसाब से एरिया देख लेगा, उतना ही पैसा खर्चा करेगा, जो 5 और 10 हजार में उसका काम हो जाएगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर में देना है तो आपको 5 लाख से 50 लाख का एक विज्ञापन देने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपका टारगेट कितना है, कहां तक पहुंचना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। विज्ञापन बनाने वाले का आपके प्लानिंग पर निर्भर करता है कि आप कहां तक अपने विज्ञापन के माध्यम से अपने सेल को, अपने सर्विस को प्रदान करना चाहते हैं। फिर संदेश क्या देना चाहते हैं, तो संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है तो आपको बोलेगा लेजर टाइम ऑफर, प्लेजर टाइम ऑफर या हैप्पी आवर, ऐसा करके बोल देगा कि आपको 12 से 4 बजे तक आप खरीदेंगे तो ये सामान जो है 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। खर्चा उसने 50 लाख किया, 4 घंटे के लिए उसने क्या किया, 60% 40% आपने दाम घटा दिया, जिसको आप हैप्पी आवर सेल के नाम से दे देते हैं। तो उसमें कंज्यूमर जो रेगुलर कंज्यूमर ले जो 50,000 आता है, अब वो उसमें दाम घटाने के बाद 50% कम करने के बाद रेगुलर कंज्यूमर 50 लाख आ जाता है उस 4 घंटे में। तब भी यदि 10 पहले वो प्रॉफिट ले रहा था 40%, अब प्रॉफिट मान लीजिए 4% या 10% ले रहा है, तो 5 लाख कंज्यूमर में उसका परसेंटेज बढ़ जाता है और वो उतनी ही बिक्री, उससे कई गुना ज्यादा बिक्री कर लेता है। तो यहाँ संदेश कहाँ पर देना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है जब भी आप विज्ञापन बना रहे होते हैं। फिर मीडिया, आजकल क्या है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलर माध्यम विज्ञापन का बन रहा है वो सोशल मीडिया बन रहा है। क्योंकि रेडियो सुनने वाले लोगों की सिर्फ कार चलाते हुए कुछ लोग सुनते हैं, वो सुन नहीं पाते। यात्रा करते हुए कुछ लोग रेडियो सुन पा रहे हैं एफएम के माध्यम से। टेलीविजन देखने के लिए लोग भागम भाग जिंदगी में समय नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने का खरीद तो लेते हैं, कई बार पढ़ भी नहीं पाते। तो आज सबसे ज्यादा जो एक एवरेज इंडियन या कोई भी ग्लोबल मार्केट का व्यक्ति सबसे ज्यादा जो समय व्यतीत करता है वो अपने स्मार्टफोन में व्यतीत करता है, 3 से 4 घंटे एवरेज, जो हमारा पर्सनल रिसर्च भी है। तो इसीलिए सोशल मीडिया की तरफ लोग आज बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, क्योंकि ये सस्ता भी है और इसकी पहुंच भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए सोशल मीडिया का विज्ञापन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। तो लोग माध्यम के रूप में, जैसे मैंने ही पहले कहा कि आप अर्जुन नगर, लाजपत नगर में विज्ञापन देना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर में देना चाहते हैं या पूरे देश में देना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और किसके पास तक पहुंचना चाहते हैं, किस माध्यम से पहुंचना पाते हैं, ये मीडिया आपको तय करना होगा। और परिणाम और मूल्यांकन तभी हो पाता है जब आपका विज्ञापन देने के हफ्ते या 10 दिन बाद आपकी सेल में इजाफा हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है, या 6 गुना, जैसे मैंने पहले कहा मार्केटिंग मिक्स का हमारा फंडा होता है, यदि बिक्री बढ़ जाती है तो विज्ञापन वो आपका सफल होता है, माना जाता है। अब ये विज्ञापन का निर्माण कैसे होता है, विज्ञापन का संरचना कैसे बनती है, विज्ञापन की एजेंसी कैसे चलती है, तो ये 4 डिपार्टमेंट में पूरे विज्ञापन एजेंसी को हम बांटते हैं। विभाग होता है, क्योंकि 6 साल मैंने भी मार्केटिंग कारपोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर के रूप में एक कारपोरेट कंपनी में काम किया बैंकिंग सेक्टर के, और मेरा काम यही था मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग देखना। तो मैं पूरे पूरे विज्ञापन के स्ट्रक्चर को समझ पाया। तो एक पूरे विज्ञापन को चलाने के लिए 4 मेजर डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी एजेंसी में, जिसके सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके नीचे होता है मैनेजिंग डायरेक्टर,
फिर उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के, एमडी के नीचे में 4 अलग-अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट अकाउंट प्लानिंग। जो अकाउंट लेकर आता है, मतलब किसी भी कंपनी से काम लेकर के जो आता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंट प्लानिंग। फिर दूसरे नंबर पे होता है डायरेक्टर मीडिया। डायरेक्टर मीडिया मतलब आप कोई भी विज्ञापन देना चाहते हैं तो कैसे रीच टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, वो पूरा प्लानिंग जो करता है वो डायरेक्टर मीडिया प्लानिंग करता है। तो दूसरा विभाग ये होता है। तीसरा विभाग होता है प्रोडक्शन का, क्योंकि जैसे मैंने ही पहले कहा कि प्रोडक्ट बना लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता यदि आप सर्विस अच्छी नहीं दे पाए। यदि सर्विस आपने अच्छी भी दे दी तो आप संचार अच्छे ढंग से नहीं कर पाए, मतलब सूचना नहीं दे पाए लोगों तक, तो भी आपका कोई भी प्रोडक्ट किसी काम का नहीं होता। तो प्रोडक्शन मैनेजर एक होता है जो अलग अलग माध्यमों के लिए विज्ञापन के बारे में सोचता है, क्रिएट करता है, वो सब बनाता है। और अंत चौथा डिपार्टमेंट जो होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठंडा मतलब कोका कोला जैसे एक विज्ञापन, पेप्सी को जो है एक स्लोगन पेप्सी जैसे ग्लोबल ब्रांड को खत्म करके कि अपने भारत में नंबर 1, एशिया में नंबर हो जाता है सिर्फ एक स्लोगन से, ठंडा मतलब कोका कोला। और ये जो है ये पूरा काम करता है क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डिपार्टमेंट करता है। और इन चीजों में, क्योंकि विज्ञापन बनाना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, क्योंकि ये टाइम लिमिट वाला काम होता है। यदि कोई कंपनी आपको 50 लाख रुपए देती है तो वो कहती है कि मुझे हफ्ते भर या 10 दिन के भीतर आपको ये विज्ञापन बना कर देना है। तो ये सब चीजें एक दूसरे को कोऑर्डिनेट होती रहे, क्योंकि बस पहले कंपनी से ऑर्डर ले आना, अकाउंट ले आना, अकाउंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे नीचे होता है। फिर उसके ऊपर अकाउंट सुपरवाइजर होता है, फिर उसके ऊपर अकाउंट डायरेक्टर होता है कि कैसे कैसे बात करना है, क्या करना है, कैसे प्रोडक्ट लाना है। ये जब अकाउंट्स आ जाता है, मान लीजिए आईसीआईसी बैंक का अकाउंट आ गया आपको विज्ञापन देने के लिए, तो वो डायरेक्टर मीडिया के पास जाएगा और अपनी बात बताएगा कि हमारे जो क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन है वो ये है। तो डायरेक्टर मीडिया प्लानिंग वो बैठ करके विचार करेगा और कितना खर्चा आएगा और कितना खर्चा नहीं आएगा, ये पूरा डिस्कशन होगा, कौन कौन से मीडियम में जाएगा। अंततः पूरा वो कास्टिंग निकालने के बाद बिलिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। ये बिलिंग डिपार्टमेंट फिर बिल बना करके अकाउंट प्लानिंग को देगा, फिर वो कारपोरेट के पास जाएगा। और जब यदि एक बार अप्रूवल मिल जाता है आईसीआईसी बैंक से या किसी भी कारपोरेट से, तो वो प्रोडक्शन मैनेजर काम स्टार्ट कर देगा। तो प्रिंट में बनाना है, फिल्म में बनाना है, टेलीविजन बनाना है, किसके लिए, तो 10 सेकंड का, 15 सेकंड का, एक प्राइम टाइम का टेलीविजन का विज्ञापन का कास्ट होता है 7 लाख से लेकर के 10 लाख तक। आप 10-15 मिनट का भी सेकंड का भी चलाते हैं तो भी। तो ये पूरी कास्टिंग यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर के पास जाने के बाद ये काम स्टार्ट करेगा। और क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, जिसको स्टोरी लाइन हम लोग बोलते हैं, ये क्रिएटिव डायरेक्टर बनाएगा कि कौन सा स्लोगन जाना चाहिए, कौन से मॉडल को लेना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए। ये पूरा सोचने से लेकर समझने तक लेकर कॉपी राइटिंग का काम क्रिएटिव डायरेक्टर करेगा। और इन चारों डिपार्टमेंट के बीच में सामंजस्य बना रहे, काम हमारा जो टारगेट दिया गया है, जितने दिन दिए गए हैं, वो काम बहुत जल्दी से हो। उसके बीच में एक और मैनेजर होता है जिसको हम लोग ट्रैफिक मैनेजर कहते हैं। जैसे चौराहे पे यातायात निरीक्षक खड़ा होता है जो आपको इशारा करता है कि आप इस तरफ से जाइए, आप इस तरफ से जाइए, आप सीधे जाइए, आप पीछे जाइए। इसी तरह ट्रैफिक मैनेजर का यहाँ विज्ञापन एजेंसी में काम होता है कि चारों विभागों के बीच में सामंजस्य बनाए होते हुए, अपने निर्धारित तिथि को ध्यान में रखते हुए काम करा ले जाने में जो सफल होता है उसको हम ट्रैफिक मैनेजर कहते हैं। तो इस तरह विज्ञापन की पूरी एजेंसी चलती है। अब ये बाइंग मोटिव्स क्या होता है, ये हमें समझने की जरूरत है कि कैसे किसी भी क्या देख करके हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, और किसी भी उत्पाद या सेवा को खरीदने के पीछे उत्प्रेरक तत्व कौन से होते हैं, वो कौन सी विशिष्ट चीज होती है जिसको देख करके हम सबसे पहले उस उत्पाद को खरीदते हैं। तो उसी को ध्यान में रख करके मीडिया प्लानिंग पूरा विज्ञापन बनाता है। तो बाइंग मोटिव्स का सबसे पहला जो चरण होता है
पार्ट होता है, भाग होता है, वो है लव एंड अफेक्शन। लव एंड अफेक्शन में आप देखिए लाइफ इंश्योरेंस, मैंने उदाहरण यहाँ पे दिया है, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, गिफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यदि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का होगा तो गिफ्ट देगा, यदि बूढ़े होंगे तो अपने प्रति प्यार करते होंगे, बच्चों को प्रेम करते होंगे, बीमारी से बचने के लिए इंश्योरेंस ले लेते हैं, मेडिक्लेम ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं प्यार और जो है अफेक्शन, चाहत छुपी होती है एक दूसरे को केयर करने की, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो इसके आधार पर ये हम खरीदते हैं। दूसरा है केयर एंड कंसर्न। केयर एंड कंसर्न ये जो है एक भावनात्मक मुद्दा होता है, भावनात्मक संवेदना से जुड़ा हुआ संचार या सूचना होती है, जिसको हम यहाँ पे देते हैं। जैसे यहाँ पे यदि हम लें तो केयर एंड कंसर्न में हमने उदाहरण लिया है बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स एंड हगीज का। तो आपके सामने टेलीविजन में मम्मी के सामने जो घर में रहती है, बाहर काम में भी जाती है और शाम को जब भी समय मिलता है तो कोई विज्ञापन आता है, कम्प्लान बॉय या बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स। 10 बच्चे खेल रहे हैं, 2 बच्चे एकदम थके थके हैं और 2 बच्चे बहुत अच्छे से गोल मार रहे हैं, एक मान लीजिए फुटबॉल के मैदान में, तो माँ के उसमें आएगा कि हमारा बच्चा हॉर्लिक्स नहीं पीता, कॉम्प्लेक्स आएगा। और तो कि हमारा बच्चा एक्टिव नहीं है, तो या तो कम्प्लान बॉय की तरफ चला जाएगा या बॉर्नवीटा पिलाएगी। तो यहाँ पर जो है केयर एंड कंसर्न, इसीलिए इस तरह के विज्ञापन में माँ और बेटे का इमोशनल सीन, एक छोटा बेटा रहेगा, उसमें माँ रहेगी जो स्पेक्टेटर के रूप में देखती रहेगी, और उसमें जो बच्चा बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स नहीं पीता है उसको इंफीरियर या कमजोर दिखाया जाएगा, जो बेटा बॉर्नवीटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स पीता है वो उसको सुपीरियर दिखाया जाएगा। इस तरह आपस में द्वंद्व पैदा कर दिया जाता है मस्तिष्क में और आपको इस तरह का प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। तो यहाँ पर इमोशन है बच्चों का, आकर्षण है बच्चों का, लेकिन जो बायर यहाँ पे होती है, मम्मी होती है या पापा होते हैं वो, और इसमें भी सेगमेंटेशन होता है कि मिडिल क्लास के बच्चे, क्योंकि अलग अलग इसमें भी सेगमेंट है, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, 9-1, 9-2, पता नहीं कितने तरह के पाउडर आते हैं। जो मिडिल क्लास होगा वो हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा से खुश हो जाएगा, जो थोड़ा हायर मिडिल क्लास होगा कम्प्लान में चला जाएगा, उससे भी रिचेस्ट क्लास होगा और भी बहुत तरह के जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें चला जाएगा, लेकिन बायर वही रहेगा। लेकिन जो एक लोअर मिडिल क्लास जो दूध नहीं दे पाता अपने बच्चों को, बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स क्या पिलाएगा? तो मीडिया प्लानिंग पूरा आप कंज्यूमर को टारगेट करके, सेगमेंट देख करके अपने पूरा इस तरह से विज्ञापन बनाती है। फिर तीसरा है प्राइड एंड प्रोसेसन का मामला आता है। प्राइड एंड प्रोसेसन में गर्व और भोग लिप्सा, यहाँ ब्रांड, कार, रेफ्रिजरेटर, सेमी लग्जरी आइटम, ये सब चीजें आ जाती हैं कि गर्व और भोग लिप्सा। जैसे मैं कई बार, यदि आप देखे होंगे, आप रास्ते चलते हुए आपके पास मान लीजिए कार है, तो एक वैगन आर में जाता है, कोई एक मारुति सिलेरियो में जाता है, 800 में जाता है, और बगल में आडी आपके खड़ी हो जाती है, BMW खड़ी हो जाती है। आपका जो कार में जो बैठा हुआ है, एक आंटी जी टाइप से बैठी हुई है कोई आंटी जी, किसी को हम बुरा यहाँ मानने की बस जरूरत नहीं है, मतलब एक तरह से एक सेगमेंट है जब हम बात करते हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास। और दूसरी जो BMW और आडी जो में जो कोई बैठा है, तो हाँ आप देखते हैं बहुत खूबसूरत एक मॉडल टाइप से कोई बैठता है, तो आपका एज ग्रुप वही है लगभग, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं एक इंफीरियरिटी आएगी कि भाई हम जिसको साथ में लेके चल रहे हैं, हम मारुति 800 या वैगन आर या सिलारियो के ही काबिल हैं। यदि उस तरह के हमें लोगों को बैठाना है तो हमारे पास आडी या BMW होना चाहिए। और आजकल तो बड़ा गाना भी फेमस हो गया है बोहेमिया का, आप लोगों ने सुना भी होगा, कुड़ी कैदी पहले जगुआर ले दो, फिर चाहे जितना प्यार ले दो। तो एक तरह से गाने में भी यही चीजें आ गई हैं कि कैसे भी प्राइड और पोसेशन, आप ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं, जैसे आईफोन हो गया, राइडो की वॉच हो गई, और इस तरह की बहुत सारी सेमी लग्जरी आइटम्स जो होते हैं। तो अलग अलग लोग छोटे फ्रिज से नहीं, बड़े उनको फ्रिज चाहिए होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। फिर है चौथा है खरीदने के पीछे का छूट और फायदा, इकोनॉमी एंड गेन, डिस्काउंट ऑफर, सेल सर्विस, फ्री डिलीवरी, इस तरह की चीजें जब ऑफर मिलती 50% और 40%, जो बिग बाजार,
फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस तरह का डिस्काउंट ऑफर जो बीच बीच में आते रहते हैं, उसको देख करके भी हम कई बार आकर्षित होते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो ये भी एक बाइंग मोटिव होता है जो आपको प्रेरित करता है किसी भी चीज को खरीदने के लिए। फिर अगला आता है सेक्स एंड रोमांस। आप कहें तो जो विज्ञापन का 60 to 70% जो कंज्यूमर है सेक्स एंड रोमांस से जुड़ा होता है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है, एक लॉजिक है कि सेक्स एंड रोमांस हर एक प्रोडक्ट में, चाहे वो नेरोलैक पेंट हो, चाहे क्लोजअप हो या रेमंड्स हो, किसी भी चीज में वो डाल दिया जाता है। जैसे आप रेमंड्स का एक विज्ञापन टेलीविजन में देखते होंगे, एक पार्टी चल रही है, एक आदमी खड़ा होकर के कुछ पी रहा है, उसके बगल से एक मॉडल जाती है और उसका यहाँ पे जो है थोड़ा पाँव लग जाता है, कंधा लग जाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके पास टैग लाइन आती है, वाह जिसमें फिसलने का मन करे, रेमंड सिंस 1925। तो वहां भी एक तरह से कहीं ना कहीं एक रोमांटिक अपील डाल दी जाती है। या आप नेरोलैक पेंट में देखते होंगे, दीवारें भी बोल उठेंगी। तो आप जाते हैं, दो लोग खड़े हैं और आप जाते हैं, दीवार से टिक जाते हैं प्यार करने के लिए, और आप धीरे धीरे खिसकते चले जाते हैं, खामोश होते चले जाते हैं और प्यार पाने की चाहत बढ़ती चली जाती है। और आप बार बार दीवारों में घिसते हैं, आपके ऊपर ये जो है एक तरह से चूने की और जो उस तरह पेंट का कोई धब्बा और निशान नहीं लगता, क्योंकि वो तो प्लास्टिक पेंट है, वो इतना स्मूथ है, इतना आकर्षित करता है कि दीवारें भी बोल उठेंगी, इस तरह का मैसेज देता है। तो वहां भी रोमांस डाला गया। चॉकलेट वगैरह के बारे में देखता ही है, आपने पल्सार कार के भी बारे में देखा होगा कि 3 लोग आते हैं, बाइक चलाते हैं, लेकिन जो है तो कई सारे चौराहे पे या धौला कुआं पे लोग खड़े हैं, लड़कियां खड़ी हैं कॉलेज से, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं आता। लेकिन चौथी बार जब एक पल्सार घुर घुर करता है, सब लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें भी, उसमें भी सेक्स एंड रोमांस कहीं डाला गया। इसी तरह क्लोजअप का आप देख लीजिए, मेरे दिमाग में एक और उदाहरण आ रहा है जो क्लोजनेस बढ़ा दे, वो क्लोजअप है। आप दंत कांति को एकदम से ब्रश करके जाते हैं और ऐसे सांस लेते हैं तो दुर्गंध आती है, आपसे दूर लोग हट जाते हैं। दूसरा ब्रांड को एक तरह से पेस्ट करके जाते हैं, फिर उसको आप सांस लेते हैं, लोग दूर हटे चले जाते हैं, क्योंकि आपके जो मुंह है उस तरह से कहें, उससे एक तरह से स्मेल आती है। लेकिन आप क्लोजअप से जाते हैं तो उसमें मैसेज ही आता है, क्लोजनेस जो बढ़ा दे, एक तरह से जो अपनी पास ले जाए। जैसे ही वो सांस लेता है तो उड़ करके 2-4 लोग अपनी तरफ, आपकी तरफ आ जाते हैं, क्योंकि क्लोजअप की खुशबू इतनी अच्छी है कि आपकी तरफ लोग आ जाते हैं। तो बाइंग मोटिव्स अलग अलग ढंग से होते हैं कि कैसे किसी को, और सेक्स एंड रोमांस इसलिए भी बनाया जाता है कि ये 3 ईयर से लेकर के 45 या 50 ईयर तक, पहले कहा जाता है विज्ञापन में कि जो शौक पूरा होता है माँ बाप के खर्चे से और कमाई से पूरे होते हैं। तो बच्चा जब टीनेजर होता है तो धीरे धीरे उसके शौक जो है अपने पीयर ग्रुप की तरफ से आकर्षित होता है, उसको लेके कंपटीशन होता है, तो वहां से बाइंग मोटिव एक पैदा होता है। फिर जब कमाने लगता है तो जो अनफुलफिल्ड ड्रीम है उसको पूरा करना चाहता है रोमांस के माध्यम से। इसलिए वो इस तरह का जो है, एक तरह से कंज्यूमर जो होता है इसका 15 साल से, टीनेजर से हम कहें शुरू हो जाता है और 60 साल तक जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा इसमें इस तरह के रोमांटिक प्रोडक्ट और उसी तरह के विज्ञापन बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद है लव एंड अफेक्शन, जो है मैंने बता दिया। फिर इसके बाद आता है क्यूरियोसिटी, ट्रैवल एंड टूर। गोवा नहीं गए हैं तो एक बार हरिद्वार ना जाके ऋषिकेश, जो जिसके पास जितना पैसा वहीं जाएगा। तो दिल्ली का आदमी लोअर मिडिल क्लास का है, हनीमून मनाएगा ही तो कहाँ चला जाएगा, बहुत चला जाएगा तो ऋषिकेश और हरिद्वार चला जाएगा। यदि ज्यादा पैसा है तो गोवा चला जाएगा। उससे ज्यादा और पैसा वाला है, हायर मिडिल क्लास का है, तो कहाँ चला जाएगा, थाईलैंड चला जाएगा, आसपास मलेशिया चला गया, मालदीव चला जाएगा। यदि हाई क्लास वाला, पैसे वाला व्यक्ति है तो कहाँ चला जाएगा, स्विट्जरलैंड चला जाएगा, हवाई चला जाएगा, होनोलुलु चला जाएगा। तो एक तरह से नई चीजों को देखने, सुनने, समझने की जो डिजायर होती है, क्यूरियोसिटी होती है, ये भी बाइंग मोटिव्स होती है। सो डिपेंड अपॉन हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू एक्सपेंड, लाइक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन एलिमेंट्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग। फिर फियर फैक्टर भी खरीदने का एक बहुत होता है
कि ताले लगाने हैं तो हरिसन के ही लगाने हैं, नहीं तो गोदरेज के लगाने हैं, क्योंकि इसमें सेफ्टी ज्यादा है। और आजकल लोग तो कैमरा भी लगाने लगे हैं। तो ये भी देख करके लोग जो है बहुत सारा सामान खरीदते हैं। फिर है प्लेजर और रिक्रिएशन, रिसॉर्ट, बीच, स्पोर्ट्स किट वगैरह। आजकल जो है ना पैसे वाले लोग क्या है, दिल्ली से जैसे ही छुट्टी मिलती है 2-3 दिन की, कहाँ चले जाते हैं, जकुजी, सोनावात और कहीं कहीं चले जाते हैं, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, विपासना विपासना पता नहीं क्या क्या आजकल चल रहा है। ये सब बेचने के तरीके हैं। तो आप प्लेजर और रिक्रिएशन, रिलीफ लेने के लिए, क्योंकि लाइफ में इतना स्ट्रेस है कि भागम भाग जिंदगी में पैसा खर्च करके भी आनंद लेने का, जैसे आप आज कहते हैं कि दिल्ली में अब लोग जो है ना ऑक्सीजन की मशीन लगाने लगे, क्योंकि सांसें जो है थमने लगी हैं, हवा प्रदूषित हो गई है। तो इसी तरह की चीज आप प्लेजर और रिक्रिएशन के लिए भी पैसा खर्चा करते हैं, तो उसके पीछे ये चीजें। फिर हेल्थ, पैसा तो जब जब संघर्ष के दिन थे तब आपके पास खाने के लिए नहीं था। जब खाने के दिन आए और आपने इतना खा लिया कि आपका जो है शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, पता नहीं क्या क्या बढ़ गया, तो डॉक्टर की सलाह है, बाबा रामदेव की सलाह है कि फैट फ्री हो जाइए, शुगर फ्री प्रोडक्ट लीजिए, नहीं तो आप ऊपर जाने वाले हैं। इस तरह भी सॉरी, हेल्थ कॉन्शियस होकर के भी चीजों को आपको बताया जाता है। और इसके बाद है फैशन और वैनिटी, कि कैसे भी फैशन और वैनिटी, अन्य बाइंग मोटिव्स में ये सब चीजें आती हैं, इसके आधार पर चीजों को बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इसके बारे में मैंने थोड़ा पहले ही बता दिया कि एग्जांपल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैरन, कैल्सन, बोर्नविटा जो है, माँ माँ जो है खरीदार होती है, बायर होती है, बच्चा जो है यूजर होता है, प्रयोगकर्ता होता है। तो उसके पीछे के विज्ञापन इस तरह। और क्यों सेक्स एंड रोमांस सबसे ज्यादा बिकता है, इसके पीछे का भी लॉजिक मैंने बता दिया। जैसे XDO आपने देखा होगा, एक उदाहरण, मैं उदाहरण 2-3 उदाहरण लूं तो शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि XDO में एक मरियल सा आदमी आता है और वो बहुत सारे हैंडसम लोगों के बीच आता है, उसकी तरफ बहुत सारे मॉडल्स हैं, उसकी तरफ नहीं जाती, क्योंकि वो सुडौल है, जो अभी एक कल मॉडल चला गया कुछ पहले, उम्र से पहले, तो ऐसे मॉडल की तरफ आकर्षित नहीं होती। लेकिन जो XDO डाल के आता है, पहाड़ से में ऐसे उतरता है मरियल्स आदमी और XDO डालता है, सब लोग एकदम से मेल्ट, चॉकलेट के पहाड़ से मेल्ट होती हुई परियां उसकी तरफ चली जाती हैं। तो ये आकर्षण अपनी तरफ युवाओं को खींचने के, यूथ कंज्यूमर को खींचने के लिए XDO का विज्ञापन बनाया गया। या इसी तरह आपने देखा होगा सनी पाजी से लेके, सनी देओल से लेके और दूसरे तक, लक्स लक्स कोजी, अपना लक पहन कर चलो, मतलब लक्स कोजी पहनेंगे तो आपका लक भाग्यशाली हो जाएगा, या आपका लक अच्छा रहेगा। तो इस तरह की चीजें बनाई जाएंगी, तब तो फिर आप हर एक इंटरव्यू में भी लक्स कोजी की पहन के चले जाइए, लक आपका साथ दे देगा। लेकिन ये सब आकर्षण के तरीके होते हैं कि आपको कैसे अपनी तरफ आकर्षित होता है। माउथ बैटरिंग के लिए आपने देखा होगा, पर्क्स क्या है, फिर वो कैटरीना कैफ एक मैंगो का वो फ्लेवर लेकर आती हैं, कौन सा ब्रांड है मुझे नाम भूल रहा है। तो इस तरह बहुत सारे विज्ञापन हैं जो आपको इस तरह से खरीदने के लिए विवश करते हैं। प्रिंट मीडिया का जो है मैंने बता ही दिया, इकोनॉमी एंड गेन। और इसके बाद होता है कि एक विज्ञापन का एक लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है। जैसे मैंने पहले प्रारंभ में कहा था कि विज्ञापन वही जीवन में सफल होता है या मार्केट में सफल होता है जो विजिबिलिटी बना के रखता है, क्योंकि विज्ञापन में बार बार ये कहा जाता है जो दिखेगा वो बिकेगा, चाहे वो ब्रांड एम्बेसडर के लिए हो या चाहे प्रोडक्ट के लिए। जब तक धोनी का बल्ला या विराट का बल्ला चलता रहता है तो लोग उसको विज्ञापन देते रहते हैं। जैसे अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद देखिए सबसे ज्यादा डिमांड आएगा नीरज चोपड़ा का, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी इस बीच बहुत बढ़ी, तो बहुत सारे इंडोर्समेंट आ जाएंगे। इसी तरह प्रोडक्ट की विजिबिलिटी होती है। तो आपने 80 और 90 के दशक में एक साबुन आया था, यदि हम इसके उदाहरण के माध्यम से लें, लाइफ बॉय, जिसका स्लोगन था लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां,
कीटाणुओं से रक्षा करता है लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां। ये नंबर 1 साबुन था 80 और 90 के दशक में हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का। लेकिन इसने इतना बादशाहत का मतलब सोच लिया, जैसे नोकिया आया था बाजार में, 90% सेगमेंट में नोकिया ही था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को समझ लिया कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता। भारतीय मार्केट में माइक्रोमैक्स आया था, तो इन लोगों ने थोड़ा सुस्त हो गए अपने को, जबकि इनोवेशन बंद कर दिया। तो हमारे एडवर्टाइजिंग लाइफ साइकिल में बोला जाता है कि हर एक विज्ञापन के 4 स्टेज होते हैं। इंट्रो स्टेज, प्रारंभिक अवस्था, ग्रोइंग स्टेज जब वो अपने पीक पर होता है, यदि आप इसको मेंटेन करते रहे R&D के माध्यम से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, तो आपका टिका रहेगा। फिर आता है एक सैचुरेशन स्टेट, जब तक लोगों की स्मृति में बना रहता है तो आप खरीदते हैं। और फिर उसके बाद यदि आप इसमें कुछ भी R&D नहीं किए, इनोवेशन नहीं किए, तो डिक्लाइन स्टेज उसमें चला जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। जैसे कोडक के फिल्म आते थे, फूजी के फिल्म आते थे, खत्म हो गया, मोबाइल में सब आ गया। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट कही है। लाइफ बॉय जो साबुन, कभी पूरा भारत का 80% लोग इसका उपयोग करता था, कीटाणुओं से रक्षा करता है लाइफ बॉय जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। हमें भी याद है कि हमारे पिताजी भी यही लाइफ बॉय लाते थे। लेकिन आज जो है, जो जैसे मैंने ही कहा, जो दिखेगा वो बिकेगा, इसने अपना मार्केटिंग रिमाइंड नहीं करता रहा, दिखाता नहीं रहा। तो आज लाइफ बॉय जो 80% बाजार में कब्जा था, आज ये टॉयलेट क्लीनर का काम करने लगा है और गिर करके यहाँ इस स्तर पर पहुंच गया है। तो उसकी पहचान एक हाथ धोने वाले साबुन के रूप में हो गई। इसी तरह नोकिया देखिए खत्म हो गया और उसकी जगह सैमसंग और आईफोन और दूसरी कंपनियों ने ले लिया। तो ये R&D करते रहने, जब आप करते रहेंगे तो इस तरह की चीजें नहीं आएंगी। फिर इसके बाद मार्केट, एक पुराना मेरे पास सर्वे है लेकिन वो नहीं बताएंगे अभी। इसमें एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, जैसे हमने पहले बोला कि इसमें सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री अभी ग्रो हो रही है वो टेलीविजन। यदि आप देखेंगे, पुराना रिसर्च है उसको मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आज भी यही है, यही टेलीविजन में अभी सबसे ज्यादा है। लेकिन डिजिटल बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। ये 2016 का आंकड़े मेरे पास है, जो अभी मैं है उसको लेकर नहीं आया हूँ। तो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिजिटल में ग्रोथ हुआ है इस पिछले 5 साल में, जो टेलीविजन को पछाड़ते हुए, रेडियो और प्रिंट को पछाड़ते हुए डिजिटल की तरफ चला गया है। फिर टेलीविजन के बाद डिजिटल, डिजिटल के बाद प्रिंट, प्रिंट के बाद आउटडोर, इस तरह के विज्ञापन जो है बाजार में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। फिर विज्ञापन में कॉपी राइटर का क्या योगदान है? जैसे मैंने कहा कि जो है क्रिएटिव डिपार्टमेंट होता है पूरे एजेंसी में, तो वहां पे हमें समझने के लिए कि विज्ञापन में कॉपी राइटर का बहुत उपयोग है। और भारत के बाजार में आपने देखा होगा 90% 95% मार्केट में हिंदी विज्ञापन चलता है, चाहे वो बायर अंग्रेजी का ही हो, चाहे लीड क्लास हो, चाहे हायर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो। तो इसीलिए कॉपी राइटर को जो है, अंग्रेजीदार लोग पहले बैठे हुए थे विज्ञापन एजेंसी में, लेकिन अब जो है वहां पे प्रसून जोशी जैसे लोग आ गए हैं, पीयूष पांडे जैसे लोग आ गए हैं, और ये जो अश्विनी है, वो लोग आ गए हैं जिन्होंने फिल्म लिखी दंगल। ये सब तो लोग विज्ञापन की दुनिया में जब से आए हैं, तब से यहाँ हिंदी विज्ञापनों का और बोलबाला हुआ है। क्योंकि जब थम्स अप आया था और इसका अंग्रेजी स्लोगन बनाया गया था, टेस्ट द थंडर। टेस्ट का मतलब है स्वाद को चखना, थंडर माने बिजली। जब इसका बनाया गया था तो अंग्रेजी के लिए तो ये उपयुक्त स्लोगन था, लेकिन ये बाजार में थम्स अप बहुत दिन चला नहीं। तो इसको फिर इसका हिंदी करा गया, क्योंकि हिंदी का तब मार्केट जो है 90% था। तो एक कॉपी राइटर ने, ये कॉपी राइटर बैजल साहब थे, जिन्होंने टेस्ट द थंडर का हिंदी बनाया था। और आप लोगों को याद होगा, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा, इसका स्लोगन आया था तूफानी ठंडा थम्स अप। और जब ये बाजार में तूफानी ठंडा जैसे ही खुलता था तो झाग देता था, और खुलते ही, और जब आप पीते थे तो एक तरह से गैस निकालता था और आपको अजीब तरह से एनर्जी महसूस होती थी। और तूफानी ठंडा जब ये लेकर के आया तो थम्स अप पूरे बाजार में 80 और 90 के दशक में छा गया और ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसी तरह दूसरा एक कॉपी राइटर का मैं उदाहरण लूंगा,
तो अंग्रेजी और हिंदी में हम लोग ट्रांसलेशन न करें कॉपी में, बल्कि ट्रांसक्रिएशन हम लोग बोलते हैं कि यदि आप कभी भी अंग्रेजी का नकल मारते हैं तो अनुवाद जो है कई बार खतरनाक हो जाता है। जैसे मैंने ही पहले कहा कि बिजली को चखो, यदि आप इसको शब्दशः लेंगे, ट्रांसलेशन लेंगे, तो इसका होगा बिजली को चखो, हम सब का। उसी तरह निविया के क्रीम का विज्ञापन बहुत ही खतरनाक बना था, जिसने भी इसका कॉपी लिखी थी, ट्रांसलेट कर दिया था। तो निविया आज भी फेमस है। इसका अंग्रेजी था स्मूथ एंड सेंसेशन स्प्रेड ऑल ओवर इन माय बॉडी, फील डू समथिंग डिफरेंटली। जिस बंदे ने इसकी कॉपी लिखी वो नौसिखिया ट्रांसलेटर था, जिसको कॉपी लिखना नहीं आता था, कॉपी राइटिंग का एबीसीडी नहीं पता था। उसने शब्दशः एक तरह से ट्रांसलेट कर दिया और वो पेपर में चला गया। तो उसका लिखा था स्मूथ एंड सेंसेशन, मेरे पूरे तन बदन में उत्तेजना फैल रही है और अब कुछ अलग करने का मन हो रहा है। ये उसने विज्ञापन लिखा और एक समाचार पत्र में उत्तर प्रदेश के आ गया। और जैसे ही आया और ये निविया के डिब्बी के बगल में एक मॉडल को बैठा दिया गया अर्धनग्न अवस्था में, बहुत कंट्रोवर्सी हुई। और इसको जैसे ही कंट्रोवर्सी हुई तो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यहाँ तक शिकायत पहुंच गई कि इस तरह के विज्ञापन क्यों दिए जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति के खिलाफ हैं, जो हमें जो एक तरह से समाज को दूषित कर रहे हैं। तो निविया के खिलाफ केस ही नहीं हुआ, बल्कि तुरंत विज्ञापन को विड्रॉ करना पड़ा। और कुछ दिनों ब्रेक के बाद इसकी सही कॉपीराइटर से विज्ञापन लिखवाया गया और इसका हुआ सेम वही मैसेज जैसे टेस्ट द थंडर का था, तूफानी ठंडा, समझा गया और उसको एक पोएटिक फॉर्म में, एक कविता के रूप में, एक गीत के रूप में, एक लय के रूप में इसका बनाया गया। तन मन जगाए, विश्वास बढ़ाए, निविया क्रीम। तो ये मार्केट में छा गया। तो कॉपी लिखते हुए बहुत सारा सावधानी विज्ञापन में बरतनी होती है। फिर इसी तरह कुछ विज्ञापन ऐसे बनाए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट में। आपने देखा होगा, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही अमूल माचो, यदि आप गूगल करेंगे तो ये फोटो मिल जाएगी आपको। कुछ स्लोगन जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था टीजर कैंपेन के लिए बनाए जाते हैं कि जो आपको मीनिंग ना दें, लेकिन वो मीनिंग जानने के लिए आप परेशान रहें। और जब आप मीनिंग जानने के लिए परेशान रहते हैं तो फिर कई बार उस प्रोडक्ट के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। जैसे अमूल माचो का एक स्लोगन बना था, ये तो बड़ा टॉइंग है। अब टॉइंग का मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में देखिए कुछ नहीं पता चलेगा, हिंदी डिक्शनरी में देखिए कुछ नहीं पता चलेगा, तो आप कंफ्यूज रहेंगे टॉइंग क्या है। जो मॉडल है वो टॉइंग है, जो अंडर गारमेंट्स है वो टॉइंग है, या और कुछ टॉइंग है। अब आप अर्थ निकालते रहिए जितने, लेकिन दिमाग में एक खुरापात ये वर्ड आपका चलता रहेगा, टॉइंग क्या है। टॉइंग जैसा कोई शब्द नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं टीजर कैंपेन। विज्ञापन में कुछ ऐसे शब्द आपके सामने फेंक दिए जाएं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसको आप घूमते रहें, लेकिन इस शब्द के माध्यम से आपका प्रोडक्ट बार बार रिकॉल होता रहे। जैसे जब टॉइंग याद आएगा तो आएगा अमूल माचो का वो जो विज्ञापन है ना टॉइंग वाला, वो बहुत अच्छा है। तो अब आप टॉइंग शब्द से अमूल माचो को रिटायल कर, जैसे टफ का था मिलिंद सोमन और मधु सप्रे का विज्ञापन। वो जो जो नेक्ड तस्वीर आई थी विज्ञापन, वो कौन से शूज की थी, वो टफ की थी। तो ये तरह का चीजें कई बार इम्बेडेड कर दिया जाता है, जिसको टीजर कैंपेन कहते हैं। तो इस तरह भी स्लोगन बनाए जाते हैं जो आपको आकर्षित करते हैं, लेकिन कई बार उसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे आइडिया का आया था कुछ साल पहले, 10 साल पहले लगभग, मुझे याद है। इसका हिंदी में किसी ने कॉपी लिखी, कद्दू से सस्ता लेकिन दिल के करीब, जो फ्लॉप हो गया। कि आइडिया मोबाइल इतना सस्ता है कि एकदम कद्दू से भी सस्ता है लेकिन दिल के करीब, क्योंकि रात भर आप फ्री में लगे रहिए बात करने में। 11 बजे से 5 बजे तक आप जो जिसको बात करना चाहते हैं रात को, फ्री में एकदम लगे रहिए। खास करके प्रेमी जोड़े के लिए एकदम से आइडिया मोबाइल फ्री ऑफर देता है। बस आपको इतने रुपए का 128 रुपए का रिचार्ज करना होगा, उसके बाद जितना बात करना है करते। तो 128 रुपए आपको तब भी रिचार्ज करना होगा रात भर लगे रहने के लिए। तो इसीलिए विज्ञापन दिया कद्दू से सस्ता लेकिन दिल के करीब, लेकिन ये चला नहीं, लोगों के दिमाग में उतरा नहीं। तो इसका एक ट्विनिंग आता था, अभिषेक बच्चन साहब इसके
ब्रांड एम्बेसडर थे, बड़ा अच्छे से आता था रिदम के साथ। यू आर माई पंपकिन पंपकिन, यू आर माई हनी बनी, इस तरह का स्लोगन बनाया गया। तो इस तरह जब विज्ञापन का निर्माण होता है, कॉपी लिखी जाती है, तो बहुत सोच समझ कर लिखी जाती है। विज्ञापन में अनुवाद नहीं चलता, मैंने पहले ही बोला कि यहाँ ट्रांसक्रिएशन होता है। जैसे विज्ञापन के ट्रेनिंग के दौरान मैंने पाया कि कुछ बच्चों को मैंने ये लिखने को दिया कि चलिए आप इसका अनुवाद कीजिए, अनुवाद नहीं कीजिए, ट्रांसक्रिएशन कीजिए, साहित्यिक या पोएटिक जस्टिस कीजिए। तो कुछ शब्द दिए गए मुद्रा कम्युनिकेशन में ट्रेनिंग के दौरान, जैसे मैंने एक दो उदाहरण यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। यू आर वेरी हार्ड, तो बच्चों ने लिखा जो बीजेएमसी, एमजेएमसी और विज्ञापन पढ़कर आए थे, उन्होंने इसका यू आर वेरी हार्ड का हिंदी में लिख दिया सीधा सीधा, आप बहुत गर्म हैं। लेकिन ये विज्ञापन में इस तरह की शब्द नहीं चलती है। फिर दूसरा यदि हम उदाहरण ले तो आप देखें, लेट्स गो आउट फॉर डेट। तो इसने कुछ बच्चों ने लिखा था, मैं एज इट इज यहाँ पे उतार लिया हूँ। एक बच्चों, लेट्स गो आउट फॉर डेट, एक खजूर के लिए बाहर चलो। डेट का मतलब खजूर, डेट का मतलब तारीख नहीं था कि डेट के लिए बाहर चलें, रोमांस करने के लिए चलें, एक खजूर के लिए बाहर चलो। और सबसे खतरनाक जो एक और था कि कीप इन टच। यदि आप इसका विज्ञापन में कॉपीराइट बनाएंगे तो कैसा लिखेंगे? तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कीप इन टच का जो हिंदी अनुवाद किया था, हाथ लगाते रहना। तो इस तरह कई बार जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो विज्ञापन में कॉपी राइटिंग और कंटेंट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये देखने की जरूरत है। फिर विज्ञापन में रोजगार का अवसर कितना है, कहाँ पे है, ये सब हमें देखने की जरूरत है। तो विज्ञापन बहुत बड़ा एरिया है, सब जगह जरूरत है, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, चाहे याहू हो। यहाँ कंटेंट राइटर के रूप में भी जरूरत होती है, फिल्म में भी होती है, विज्ञापन में तो है ही। मीडिया के हर एक कॉपीराइटर कंटेंट, बैंकिंग बीमा कंपनियों में भी, तो लिफलेट ब्रोशर लेखन में, सब जगह विज्ञापन की जरूरत पड़ती है। तो विज्ञापन का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा जो क्षेत्र रोजगार क्रिएट करता है, वो इंटरटेनमेंट और मीडिया ही करता है, जिसका एक भाग है विज्ञापन। और यदि आपको एक अच्छा विज्ञापन में कॉपीराइटर बनना है और काम करना है, और उसमें सपने देखते हैं विज्ञापन इंडस्ट्री में काम करना, तो इसके लिए मैं 3 ही चीज़ बोलूँगा। जैसे विद्या बालन की एक बहुत मूवी आई थी जिसका नाम था शायद डर्टी पिक्चर। उसमें उसका डायलॉग है कि इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट हमारा पूरे जीवन का उद्देश्य है, जो विद्या बालन बोलती है, जो किसी एक रियल कलाकार के पोर्ट्रे किया था जीवन को उस फिल्म में, डर्टी पिक्चर में। तो उसका एक टैग लाइन बन गई थी कि इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। इसी तरह विज्ञापन में यदि कोई सफल होना चाहता है, काम करना चाहता है, उसमें अपना करियर बनाना चाहता है, तो उन सब एस्पायरेंट के लिए, उन सब बच्चों के लिए, और वो जो टीचर यहाँ पे पढ़ाने जा रहे हैं मीडिया या विज्ञापन पढ़ा रहे हैं, उनको मैं यही बोलूँगा, चाहे वो पढ़ाने के लिए हो, चाहे आपको सिखाने के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, तो विज्ञापन अच्छा वही बना सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, जो 3 चीज़ें अगेन मैं कहूँगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जो करेगा, वो विज्ञापन में सफल होगा। तो बस आज इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं विज्ञापन जो एडवर्टाइजिंग थीम्स एंड पर्सपेक्टिव जो आपका विषय था, उसमें मैं 1 घंटे, सवा घंटे में पूरा समेटने की कोशिश किया हूँ, और आशा करता हूँ इससे आप लोग लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।